नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में। यानी कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उससे पहले हरियाणा किन-किन प्रदेशों का एक भाग रह चुका है, या किन-किन विदेशी शक्तियों के अधीन रहा है, या किन-किन देशी रियासतों के अधीन रहा है, उसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा में पूरा पाषाण काल से पहले का इतिहास भी थोड़ा-थोड़ा टच कर लें। हालाँकि पूरी हम कंप्लीट तौर पे इतिहास को इतिहास वाले सेशन में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि जब सबसे पहला आदमी हरियाणा पे आया, वो कहाँ पे आया और या उसके अवशेष जो मिले हैं, वो कहाँ पे मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तकरीबन 1.5 लाख साल पहले, आज से 1.5 लाख साल पहले का जो आदमी का जबड़ा है और दाँत हैं, वो पिंजौर घाटी से मिले हैं। ये इसके बारे में साफ जानकारियाँ नहीं हैं, और ये प्राग-ऐतिहासिक काल की बातें हैं। और प्राग-ऐतिहासिक काल पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी-अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है और 22 तारीख का जो पेपर था, उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें एक प्रश्न आया हुआ है, हालाँकि वो हिंदी सेक्शन में आया हुआ है। उसमें पूछ रखा है कि प्राग-ऐतिहासिक काल के लिए इन 4 वाक्यों में कौन-सा सबसे उपयुक्त होगा। और उसमें एक ऑप्शन है कि ज्ञात इतिहास से पहले का समय या इतिहास, तो वो उसका करेक्ट हो जाता है। यानी कि जो इतिहास हमें ज्ञात है, जिसके हमारे पास प्रूफ हैं, कुछ किसी तरह के प्रूफ हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, या अभिलेख हो सकते हैं, या किसी विदेशी जो यात्रियाँ थे, उनका जो वृत्तांत उन्होंने लिखा है, वो भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, वो जो इतिहास है, उस इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है? तो वो हरियाणा में अगर हम बात करें, तो वो जो जबड़ा और दाँत मिले हैं, वो पिंजौर घाटी से मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं, मगरबनी एक गाँव है दिल्ली और फरीदाबाद की सीमा पे। ये गुज्जर समुदाय का यहाँ पे पूरा का पूरा वर्चस्व है। और ये यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतमाला में सुरंगें मिली हैं और गुफाएँ मिली हैं, और उन गुफाओं पे चित्र मिले हैं। और वो जो स्टोन आर्ट है, उसका जो अनुमान लगाया गया है कि ये कितनी पुरानी है, वो 20,000 साल से 40,000 साल तक की है। और वहाँ पे कम से कम 43 उन्होंने वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता हैं जो, उन्होंने 43 स्थानों को खोजा है। और 43 स्थान में से एक स्थान ऐसा भी मिला है कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये हथियारों का कारखाना था, यानी कि उस टाइम हथियार जो था मनुष्य बनाने लग गया था, ठीक है? और मगरबनी का पहले आपने ज़्यादा जिक्र क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि ये प्रकाश में 2021 में ही आया है। कोई सोशल मीडिया के जो लोग थे, वहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई डांस वगैरह की वीडियो डाली, और वो फिर वहाँ पूरा जो विभाग है अपना, वहाँ पे चली गई। उसके बाद यहाँ पे खोज स्टार्ट हुई, ठीक है? मगरबनी, बनी का मतलब क्या होता है, हरियाणा में वन को बनी बोल देते हैं, ठीक है? जो मगरबन है, यहाँ पे हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं कि सबसे पहले आदमी हरियाणा में मगरबनी गाँव में, या मगरबनी की जो गुफाएँ हैं, वहाँ पे रहा है। इसके पुख्ता सबूत हैं, ठीक है? इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दौर हरियाणा से बखूबी गुजरा है। आप सभी जानते हैं, राखी गढ़ी, बनावली और बहुत सारे स्थान हैं, कुरुक्षेत्र के भी कई गाँव इसमें आते हैं। इसके बारे में लंबी जो चर्चा है, वो हम बाद में बातें करेंगे जब इनके टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जनपद आए। आप सभी को पता है कि 16 महाजनपद हुए हैं, और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 16 महाजनपद थे, बड़े-बड़े जनपद थे पूरे के पूरे भारत में। और जो हरियाणा था, वो 99% कुरु जनपद के अधीन था, ठीक है? और इसका जो दक्षिण का भाग है, फरीदाबाद व पलवल, ये मत्स्य जनपद के अधीन आता था, ठीक है? यानी कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग था, थोड़ा-सा 1-2% वो मत्स्य जनपद में आता था, बाकी सारा का सारा कुरु जनपद में था, ठीक है? उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों ने राज किया। गुप्त साम्राज्य, तोमर वंश और गुर्जर, लगभग पूरे हरियाणा पे गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया, कई सालों तक शासन किया। उसके बाद तो गुर्जर प्रतिहार वंश आए, और भी बहुत सारे वंशों ने हरियाणा पे शासन किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं हरियाणा गठन, इससे जो प्रश्न मेन बनेंगे, वो प्रश्न बनेंगे 1757 से
1756 से 57 से स्टार्ट होगा जो हमारा हरियाणा के गठन के बारे में सिलसिला, उससे प्रश्न बनेंगे। यानी कि मैं आपको सीधे लेके आता हूँ 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था। ठीक है, ये कैसे अधीन हुआ इसकी हमें जानकारी की हरियाणा जीके में जरूरत नहीं है, भारत जीके में आप इसको बखूबी आपने पढ़ भी लिया होगा और आगे पढ़ेंगे। 1756-57 में मराठों का अधिकार संपूर्ण हरियाणा पे हो गया था। ठीक है, होता क्या है इसके बाद 1761 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना होती है, पानीपत का तीसरा युद्ध। किस किन के बीच होता है? मराठों और अहमदासाब अब्दाली के बीच। इसमें मराठों की घोर पराजय होती है और ये युद्ध पानीपत के काड़ाम क्षेत्र में हुआ। और काड़ाम क्षेत्र इसका क्यों पड़ा कि आम का पेड़ जनरली हरा होता है, उस पे इतना रक्तपात हुआ मराठों का, और इतना रक्तपात से मतलब वो पूरा का पूरा सन गया था, और जब सनने के बाद उसका जो रंग था वो काला दिखने लगा था, इसलिए उसको काड़ाम बोला जाने लगा। उस क्षेत्र को सबसे ही बोला जाने लगा, पहले उसको काड़ाम नहीं बोला जाता था। हालांकि इसमें मराठों की हार हुई, अहमदासाब अब्दाली जीत गए और मराठों का जो नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। तो उसके बाद भी संधि के अनुसार हरियाणा पे मराठों का ही अधिकार रहा। अहमदासाब अब्दाली को जो चाहिए था संधि के अनुसार वो लेके चला गया, और उसके बाद भी अधिकार मराठों का रहा। तो होता क्या है कि 1803 का जो सन होता है, इसमें 1803 में मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है सुरजीन गांव के बीच, गांव में। सुरजीन गांव कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे एक संधि होती है, यहाँ पे जो मराठे हैं वो हरियाणा को अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजों का अधिकार हरियाणा पर कब हुआ? तो कब हुआ? 1803 में। हालांकि ये संपूर्ण अधिकार नहीं था। अगर प्रश्न में यह आए कि संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो वो 1809 और 10 में हुआ। कितने में हुआ प्यारे बच्चों? 1809 और 10 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो प्यारे बच्चों 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का राज हो गया, और ये उस वक्त 1809-10 में, ये 1803 में ही उत्तर प्रदेश का एक भाग बन गया हरियाणा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो बहुत सारी रियासतें थी पंजाब की, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया गया पंजाब की रियासतों के द्वारा 1857 का विद्रोह को दबाने में। और जो यूपी के जो रियासतें थी या यूपी जो राज्य के लोग थे, उन्होंने तो इस संग्राम को जन्म ही दिया था। ठीक है, हालांकि इस पे अगर आपको हरियाणा जी के में प्रश्न पूछे कि 1857 की क्रांति कहाँ पे, हरियाणा में कहाँ पे आरंभ हुई, तो वो अम्बाला से हुई थी। हालांकि संपूर्ण भारत की ही क्रांति अम्बाला से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इंडिया जीके में इसको यूपी से माना जाता है, मेरठ से माना जाता है। ठीक है, तो जब ये शुरुआत हुई इसकी और इसका अंत भी हो गया, तो 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र यूपी से छीन के, यानी यूपी से निकाल के, यूपी से अलग करके पंजाब में सम्मिलित कर दिया गया। क्योंकि उस टाइम लड़ाके का जो दर्जा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों ने जींद, नाभा, पटियाला इनको लड़ाकों की घोषित किया कि यही लड़ने वाले लोग हैं हमारी तरफ से, और उसको हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो फिर पंजाब में ये हरियाणा चला, टाइम चलता गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हुई? यहाँ पे दो भाषाएं थी, एक पंजाबी और एक हिंदी। हरियाणवी कह सकते हैं आप, हरियाणवी और खड़ी बोली का जो मिश्रित रूप है, उनमें आपस में मतभेद शुरू हो गया। और सबसे पहले 1925 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो सभा हुई, उसमें एक स्वागत समिति थी और उसके अध्यक्ष थे परिजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने 1925 में अलग हरियाणा की सबसे पहले मांग की। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप याद रखेंगे, ये डिट्टो आपको याद रखना है कि 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अलग हरियाणा की मांग की कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और उसमें जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी थी, प्रदेश का पंजाब प्रदेश, जो पंजाब प्रदेश की कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने भी ये मांग रखी कि पंजाब का पुनर्गठन किया जाए और पंजाब को दो भागों में बांट दिया जाए, एक हरियाणा और एक पंजाब। फिर भी कोई एक्शन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया गया। उसके बाद
1948 ईस्वी में, हाँ जी, आज़ादी के बाद सबसे पहले जो मांग की कि अलग हरियाणा होना चाहिए, अलग पंजाब होना चाहिए, वो की मास्टर तारा सिंह ने। और कहाँ पे की? अजीत समाचार पत्र में। अजीत समाचार पत्र में। अजीत समाचार पत्र में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की अलग मांग की। ठीक है कि उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदल गए और सच्चर का कार्यकाल आ गया। खट्टर नहीं, सच्चर मुख्यमंत्री, भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री बन गए। तो उस टाइम में ये मतभेद और गहरा हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया। और सच्चर फॉर्मूला में क्या था कि पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग थे वो? एक था हिंदी क्षेत्र और एक था पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में पूरा पंजाब को बांट दिया गया। हिंदी क्षेत्र की भाषा हिंदी होगी, पंजाबी क्षेत्र की प्राथमिक भाषा पंजाबी होगी। हाँ, हिंदी क्षेत्र की द्वितीय भाषा पंजाबी होगी और पंजाबी क्षेत्र की द्वितीय भाषा हिंदी होगी। और प्री यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा क्षेत्र अपनी अपनी भाषाओं में उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1953 में फैजल अली की रिपोर्ट आती है। 1953 में फैजल अली आयोग की रिपोर्ट आती है और फैजल अली आयोग ये कह देता है कि पंजाब को भाषा के आधार पर 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आयोग बैठा रखा है संसद ने और आयोग ये कहेगा कि पंजाब को बांट दो। लेकिन फैजल अली आयोग ने इस बात को नकार दिया गया कि पंजाब को 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा, भाषा के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं बांटा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1956 में, हाँ जी, 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। और क्षेत्रीय फॉर्मूला यही था कि पंजाब 2 भागों में बटेगा, एक हिंदी क्षेत्र होगा और एक पंजाबी क्षेत्र होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हिंदी क्षेत्र के लिए हिंदी क्षेत्र समिति और पंजाबी क्षेत्र के लिए पंजाबी क्षेत्र समिति इन्होंने बना दी गई। और उन समिति में उन क्षेत्रों के एमएलए को शामिल किया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी अगर क्षेत्र में सुधार होगा या बदलाव होगा तो वो जो कमेटी है, उस जो समिति है, समिति के सुझाव के आधार पर ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे थोड़ा बहुत जो मतभेद चल रहा था हिंदी भाषी और पंजाबी भाषियों के बीच में, वो थोड़ा कम हुआ। तो होने के बाद होता क्या है कि सन 1957 में प्रताप सिंह कैरो पंजाब के सीएम बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो। ठीक है, अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने क्या कर दिया कि हिंदी क्षेत्र में भी पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। समझ गए? अभी यहाँ से क्या है, यहाँ से आंदोलन शुरू हो गया और हरियाणा के हिसार और रोहतक में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया। और प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी उसने भी इसका विरोध किया और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि सरकार के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अब इसको ठीक करना था। तो होता क्या है, 1960 में उसके बाद ही आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पे उतर चुके थे इसके विरोध में कि हिंदी क्षेत्र में पंजाबी अनिवार्य करना गलत है। तो 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए अलग मांग रख दी। ठीक है, कि अलग मांग होनी चाहिए। और मास्टर तारा सिंह के बाद फतेह सिंह ने अपनी इस मांग को जारी रखा और उन्होंने तो ये तक चेतावनी दे दी कि अगर 15 दिन में मेरी बात सरकार ने नहीं मानी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। हालांकि इनके साथ बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, क्योंकि इनका दृष्टिकोण था वो धर्मनिरपेक्ष था और वो बिल्कुल एक सच्चे, मतलब कि बिना किसी लाभ के, मतलब बिना किसी निजी स्वार्थ के लोगों के सेवा में लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पुनर्जोर इसका विरोध हो रहा था कि पंजाबी हिंदी क्षेत्र में पंजाबी अनिवार्य क्यों कर दी। तो क्या होता है कि 23 अप्रैल 1966 को, हालांकि ये बात संसद में जा चुकी थी, संसद ने एक समिति बना दी थी कि इस जो ये संकट आ रहा है इसको एक समिति सॉल्व करेगी। और समिति ने क्या किया, समिति ने 23 अप्रैल 1966 को 1966 से पहले एक आयोग बनाने का सुझाव दिया। और आयोग कौन सा बना? जेसी शाह। 23 अप्रैल 1966 को
जेसी शाह आयोग बना और ये आयोग हरियाणा के पंजाब के पुनर्गठन के लिए बना कि कहाँ कहाँ को जो बाउंड्री लाइन है इनके बीच में वो बनेगी। ठीक है, और इसके बाद 18 सितंबर 1966 को जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था वो लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए और आप इनको याद करिएगा, इनको समझ लीजिएगा। इनमें से 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।